नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम में। आप लोगों के लिए जो लूसेंट का जो डेली का सीरीज चल रहा था, उसी सीरीज में बायोलॉजी भी हम लोग कर रहे हैं और इंडियन ज्योग्राफी भी कर रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी लगभग समाप्त होने वाला है, 1 से 2 वीडियो में आपका और वो समाप्त हो जाएगा। बाकी जो बायोलॉजी है इसका आज हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 8। पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा, चैप्टर नंबर 8 में भी बहुत सारा हो गया। बस आपको यहाँ पर दिखा दे रहे हैं कि चैप्टर 8 चल रहा था प्राणी विज्ञान। प्राणी विज्ञान में जो आज हम लोग करेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे जंतु तक। ठीक है, यहाँ से तो जंतु तक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। बाकी आप लोगों के लिए जैसे अभी हमारा जो डेली इस तरह के क्लास चलता है, इस क्लास में आप ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7654957719। ये जो है आपका 15 अगस्त से फिर से एक नया बैच शुरू हो रहा है। मात्र 249 में अगर अभी आप ज्वाइन करते हैं तो आपको पूरे जीके जीएस के बैच मिल जाएंगे, है ना, ओवरऑल, जिसमें आपको करीब 6 से 8 घंटे की डेली क्लास होती है। ठीक है, एक बेहतरीन आपको अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर आप हमसे जुड़ करके हमसे बेहतरीन तरीके से सीख सकते हैं। बाकी आगे आप इन नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, आपको और भी जारी जानकारी दे दी जाएगी। चलिए, सारे लोग तैयार हो गए जी। जंतु तक से पहले ज़रा कुछ क्वेश्चन बता लिया जाए। ठीक है, बताएंगे कि जो एम्फीबिया होता है, एम्फीबिया में हृदय कितने चैम्बर का? एम्फीबिया में 3 चैम्बर। ठीक है, और बताएंगे मैमल्स में कितना? 4 चैम्बर। पक्षी में कितना? पक्षी में 4, मानव में 4। और बताएंगे मछली में के गो? मछली में 2 गो। और बताएंगे मगरमच्छ में के गो? मगरमच्छ में 4। मगरमच्छ किस वर्ग में आएगा? रेप्टिलिया, एविज, रेप्टाइल में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये सब का चैम्बर याद ही हो गया होगा लगभग। मछली का 2, मेढक मतलब जो एम्फीबिया होगा उसका 3, सरीसृप यानी कि जितना भी छिपकली, सांप ये सब होगा उसका 3, मगरमच्छ जो है रेप्टिलिया में एगो एक्सेप्शनल है जो कि 4 होता है। बाकी पक्षी का 4 और आदमी का भी 4। इतना हम लोग पढ़े थे। उसके साथ साथ हम लोग पढ़े थे कुछ क्या बोलते हैं, जगत पढ़े थे, है ना। तो ये बताइएगा कि जो एक कोशिकीय प्राणी संघ होता है उसमें एक कौन सा संघ है? सिर्फ एक ही है, कौन सा? प्रोटोजोआ। एक कोशिकीय प्राणी का एक ही संघ है, वह है प्रोटोजोआ। जबकि बहुकोशिकीय जो है इसको कितना भाग में बांटा गया है? बहुकोशिकीय को, बहुकोशिकीय जो है हमारा 9 संघ में है, 9 संघ में उसको रखा गया है ना। और जल्दी से बताएंगे कि जो घोंघा होता है वो किस संघ में? इकाइनोडर्मेटा या मोलस्का? मोलस्का। घोंघा, सीप ये सभी मोलस्का में है। ये बताएंगे कि जो कीट होता है उसमें कितने पैर होते हैं? पाद? 6 पाद होता है। 6 पाद होता है। ठीक है, हाँ 6 होता है, 4 गो पंख होता है यानी 2 जोड़ा। ये बताया कि कॉकरोच जो होता है उसमें हृदय में चैम्बर के होता है? कॉकरोच में 13 चैम्बर होता है। चलिए, बाकी सब राखी बांधने लगे कि बंधवावे लगे जी? सब लगता नींद में चल गया, सब मिठाई खाई के फिगार में लगल है। अरे जरा जम मैंने बनवा लीजिए। अब बताइएगा कि भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? अलीपुर, कोलकाता। और विश्व का सबसे बड़ा? विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूजर नेशनल पार्क, दक्षिण अफ्रीका। चलिए, यहाँ तक सबको याद है। एक और जल्दी से बताइएगा कि जो मेटाथेरिया होता है वो क्या होता है? अपरिपक्व बच्चे को जन्म देता। हाँ, अपरिपक्व बच्चे, कंगारू जैसे मेर्सिपियल थैली में। ठीक है, चलिए, सबको याद है इतना। अब आइए जंतु तक पे आते हैं। जंतु तक ज़रा ध्यान से समझिएगा। जंतु तक पढ़ेंगे उसके बाद हमारा आ जाएगा इसी के अंतर्गत ही ब्लड वगैरह। ठीक है, तो ज़रा होश में। अब यहाँ से आपका मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये जंतु तक पढ़ेंगे, यानी कि अब यहाँ के आगे जो है सब मानव से रिलेटेड शुरू हो जाएगा। और ये जो मानव से रिलेटेड जो चैप्टर शुरू होगा वो आपका पूरे बायोलॉजी का एगो बीच का मेन रीड हो जाता है। ठीक है,
तो यहाँ से आगे का सारा क्लास आपका लगभग जब तक मानव शरीर तंत्र है वो ख़त्म नहीं हो जाता आपका इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए, तो सारी क्लास को अटेंड करते रहिएगा जब तक क्लास चलते रहे तब तक। आइए देखते हैं ना, ग्रुप डी में नहीं आएगा, रेलवे में आएगा। आइए, आप ग्रुप डी दीजिए चाहे यूपीएससी दीजिए, दोनों में आएगा, ठीक ना, देना आपको है। चलिए देखेंगे जंतु ऊतक कहता क्या है। कहता है जंतु ऊतक कि जंतुओं के शरीर में पाए जाने वाले ऊतकों को हम निम्न श्रेणी में बांट सकते हैं। अब यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा, हम बीच बीच में क्लास में पूछते रहेंगे, ठीक है, चाहे वो क्लास सुबह में हम पूछ लें या शाम में पूछ लें, कभी भी हम पूछ लेंगे, तो इसलिए ज़रा ध्यान से समझिएगा, काहे कि ये सब चीज़ एक दो बार और हम लोग पढ़े हैं और यहाँ से प्रश्न हमारा मिलता रहता है, इसलिए बी केयरफुल। आइए, सबसे पहला जो है जंतु के शरीर जो होता है इसमें जो भी कुछ ऊतक होता है इसको हम अलग अलग तरीक़ा से बांटते हैं। उन्हीं तरीकाओं में सबसे पहला जो आता है एक होता है उपकला ऊतक जिसे हम एपिथेलियल ऊतक कहते हैं। उसी में एक और होता है जिसे हम संयोजी ऊतक कहते हैं। उसी में एक और होता है जिसे हम पेशी ऊतक यानी कि मसल्स कहते हैं। एक और होता है जिसे हम तंत्रिका ऊतक कहते हैं यानी कि नर्व टिश्यू कहते हैं। यानी कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो मानव यानी कि जंतु शरीर जो होता है वो मुख्यतः 4 प्रकार के टिश्यू से बने होते हैं। कौन कौन सा? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और उसके बाद मसल्स टिश्यू और उसके बाद नर्व टिश्यू। अब यहाँ से सारे लोग ध्यान से समझते चलिएगा एक एक करके। सबसे पहला जो हमारा आता है वह आता है एपिथेलियल टिश्यू यानी कि उपकला ऊतक। कहता है कि ये ऊतक जो होता है जंतु की बाहरी, भीतरी या स्वतंत्र सतह पर पाया जाता है। इनमें रुधिर कोशिकाओं का अभाव होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो उपकला ऊतक है, एपिथेलियल ऊतक है, इसमें रुधिर कोशिकाओं का अभाव होता है, जिसके कारण होता क्या है कि इस ऊतक की कोशिकाओं का पोषण जो है विसरण के माध्यम से लसिका द्वारा होता है। सबसे पहली पॉइंट, जो एपिथेलियल ऊतक होता है इसमें रुधिर कोशिकाएं नहीं होगा, और जब रुधिर कोशिकाएं नहीं होगा तो वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, यानी कि ब्लड का सर्कुलेशन होगा, उसका एक पाथ नहीं होगा, और जब पाथ नहीं होगा तो भोजन पूर्ण रूप से नहीं जाएगा। उसके लिए एपिथेलियल ऊतक के अंतर्गत पोषण जो होता है विसरण विधि के द्वारा होता है, और विसरण विधि में सहायक कौन होता है? तो लसिका यानी कि लिम्फ सहायता करता है। पहली बात। आगे कहता है कि यह शरीर के कई महत्वपूर्ण अंगों में पाया जाता है, जैसे त्वचा की बाह्य सतह, हमेशा ये प्रश्न आता है। दूसरा कहता है हृदय, तीसरा फेफड़ा, चौथा वृक्क यानी कि किडनी के चारों ओर, तथा यकृत एवं जनन ग्रंथि के दीवार आदि पर एपिथेलियल ऊतक पाए जाते हैं। यह ऊतक शरीर के अंतरंगों को चोट से बचाता है तथा उन्हें नम बनाए रखता है। यानी कि एपिथेलियल ऊतक को अगर हम एक लाइन में समझें तो ये वैसा ऊतक है जिसके अंतर्गत हमारे शरीर के आंतरिक अंग को बचाने का काम करता है, और साथ ही साथ उसको नम यानी कि मुलायम यानी कि उससे भिगा करके रखता है, ताकि हमारा आंतरिक अंग जो है वो सूखे नहीं और वो अपना फंक्शन बंद ना करे। चाहे वो हमारा त्वचा की बाह्य सतह हो यानी कि बाहरी त्वचा, चाहे वो हमारा हृदय हो, चाहे वो हमारा फेफड़ा हो, चाहे वो हमारा किडनी हो, चाहे वो हमारा लीवर हो, चाहे वो हमारा जनन ग्रंथि हो, है ना, गोनाड्स जिसको बोलते हैं, ये सभी जो होता है वो किस ऊतक का बना हुआ है? तो उपकला यानी कि एपिथेलियल ऊतक का बना होता है। दूसरा हमारा आता है संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या कहता है कि ये जो ऊतक होता है वो शरीर के सभी अन्य ऊतक तथा अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, संयोजी का मतलब ही होता है संयोग करना। अगर इंग्लिश इसको देखिए तो कहता है कनेक्टिव, यानी कि एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू या एक अंग से दूसरे अंग तक को जोड़ने का जो काम करता है वो संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू का काम होता है। और ये क्या करता है कि शरीर के अंदर जितने भी ऊतक होते हैं और जो अंग होता है उसको जोड़ने का काम करता है। कहता है कि तरल संयोजी ऊतक जैसे कौन सा? रक्त और लसिका, ये दोनों एग्जाम्पल याद रखेंगे। तरल संयोजी ऊतक के अंतर्गत रक्त यानी कि ब्लड, लसिका यानी कि लिम्फ होता है। ये किस आधार पे काम करता है? तो संवहन के कार्य में भी सहायक होता है।
यह ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। संयोजी ऊतक हमारे बॉडी टेम्परेचर को नियंत्रित करता है, मृत कोशिका को नष्ट करता है और नष्ट करके मृत ऊतक एवं कोशिकाओं की पूर्ति करता है। यानी जो कोशिका मरता है या मारने का काम करता है, उसके जगह पर अन्य कोशिका का लाने का भी जो काम है वो संयोजी ऊतक का काम होता है। नीचे कहता है कि नाभि रज्जु जो है प्रौढ़ संयोजी ऊतक है। याद रख लीजिएगा, नाभि रज्जु जो होता है वो प्रौढ़ संयोजी ऊतक है, यानी कि नाभि रज्जु क्या है, तो एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। प्राणियों में एडिपोसाइट जो है संयोजी ऊतक में वसा संग्रहित करता है। इसको एकदम स्टार मार्क करके रख लीजिए, प्रश्न इससे आता रहता है और हम बीच बीच में क्लास में कभी न कभी आपसे पूछते रहेंगे कि प्राणियों में जो संयोजी ऊतक होता है वो कौन सा संयोजी ऊतक है जो वसा संग्रहित करता है, फैट स्टोरेज करता है। तो आपको बताना है एडिपोसाइट संयोजी ऊतक जो है वो फैट को संग्रहित करने का काम करता है। तो ये था हमारा संयोजी ऊतक। तीसरा जो आता है वह है हमारा पेशी ऊतक, यानी कि मसल्स टिश्यू। मसल्स टिश्यू के अंतर्गत क्या होता है कि ये सबसे पहले जो होता है संकुचनशील होता है, यानी कि ये जो है सिकुड़ते रहता है, फैलते रहता है, यानी कि इसे संकुचनशील ऊतक के नाम से भी जाना जाता है। शरीर के सभी पेशियाँ इसी ऊतक की बनी होती है, यानी कि सबसे पहला पॉइंट कि शरीर के वो सभी मसल्स किस ऊतक का बना होता है, तो वो पेशी ऊतक का बना होता है। और पेशी ऊतक भी जो है 3 प्रकार के होते, कौन कौन से होते हैं उसको जानते हैं। सबसे पहला जो है वह है अनस्ट्रिप्ड, यानी कि अरेखित। अरेखित क्या होता है, तो कहता है कि यह पेशी ऊतक उन अंगों की दीवारों पर पाया जाता है जो अनैच्छिक रूप से गति करता है। अनैच्छिक का मतलब ये होता है जो आपकी इच्छा अनुसार काम ना करे, उसे हम अनैच्छिक कहते हैं। तो अनैच्छिक गति करने वाली वो सभी अंग जिस पर कौन से ऊतक पाए जाते हैं, तो पेशी ऊतक पाए जाते हैं। पेशी ऊतक में भी कौन सा ऊतक, तो अरेखित पेशी ऊतक पाए जाते हैं। और जैसे क्या कहता है, जैसे हमारा आहार नाल है, मलाशय है, हमारा मूत्राशय है, रक्त वाहिनियाँ हैं, ये सभी के सभी अनस्ट्रिप्ड पेशीय ऊतक होता है। अरेखित पेशियाँ उन सभी अंगों की गतियों को नियंत्रित करता है जो स्वयमेव गति करते, यानी कि खुद से गति करते, यानी कि आपके अनुसार वो निर्भर नहीं होता है कि तू बोलेगा मार तो मार, तू बोलेगा काट तो काट, नहीं, वो अपनी इस इच्छा से अपना काम करते रहेगा। वैसे सभी अंगों में अरेखित पेशीय ऊतक पाया जाता है। अब दूसरा है हमारा रेखित, यानी कि स्ट्रिप्ड। स्ट्रिप्ड क्या कहता है कि ये पेशियाँ शरीर के उन भागों में पाई जाती है जो इच्छा अनुसार गति करती है, यानी कि यह जो है ये आपकी बात को मानते हुए काम करेगा, यानी कि आपकी इच्छा अनुसार काम करेगा। और कहता है कि इन पेशियों में एक या दोनों सिरे रूपांतरित होकर टेंडन के रूप में अस्थियों से जुड़े रहते हैं। हम लोग पढ़ते भी हैं कि हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम कौन करता है, जल्दी से बताएंगे। बोन टू बोन कौन जोड़ेगा, बोन टू बोन जोड़ने का काम लिगामेंट करता है, जबकि मसल्स टू बोन जोड़ने का काम कौन करता है, टेंडन करता है, जिसको कंडरा भी कहते हैं, हिंदी में कंडरा कहते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या कहा, रेखित यानी कि स्ट्रिप्ड, कि पेशियाँ जो कि शरीर के उन सभी भागों में पाई जाती है जो इच्छानुसार गति करता है। इन पेशियों के एक या दोनों सिरे रूपांतरित होकर टेंडन के रूप में अस्थियों से जुड़ जाते हैं, यानी कि मसल से। क्योंकि देखिए काहे हमारा यहाँ पर मसल्स आया, और हम क्यों कहते हैं कि जो मसल्स और बोन के बीच में जोड़ने का काम कौन करता है, टेंडन करता है। क्योंकि टेंडन जो है वो रेखित होता है, और रेखित क्या है, तो हमारा एक पेशीय ऊतक है, यानी कि मसल्स है। और इसी कारण जो टेंडन है वो मसल्स और बोन को जोड़ने का काम करता है। अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि क्यों मसल्स और जो बोन है उसको जोड़ने में कौन टेंडन सहायक करता है। तो क्यों करता है, क्योंकि एक प्रकार का रेखित पेशीय ऊतक यहाँ पर काम करता है। तो इतना याद रखिएगा।
अब तीसरा है जो है हमारा कार्डियक यानी कि हृदय पेशी। ये क्या होता है? तो ये पेशी केवल हृदय की दीवार पर पाया जाता है। हृदय की गति इन्हीं पेशियों के कारण होती है, यानी कि हृदय गति जो मापा जाता है, आप लोग पढ़े भी होंगे कार्डियोलॉजी, यानी कि जो हृदय से संबंधित विज्ञान होता है उसे हम कार्डियोलॉजी, यानी कि उस पर जो अध्ययन होता है उसे हम कार्डियोलॉजी कहते हैं। आपने सुना होगा कार्डियोलॉजिस्ट, मतलब जो वो डॉक्टर है यानी कि जो व्यक्ति है वो कैसा है? हृदय रोगी वैज्ञानिक है, यानी कि डॉक्टर। कहता है कि हृदय की गति इन्हीं पेशियों के कारण होती है जो बिना रुके जीवन पर्यंत गति करती रहती है, और संरचना की दृष्टि से यह रेखित पेशी ऊतक से मिलती जुलती है। हृदय गति जो है वह हमारा जीवन पर्यंत गति करता है, मतलब जब तक जी रहे हैं तब तक वो चलता रहेगा। हाथ पैर आपका काम छोड़ दे तो छोड़ दे, अगर जिस दिन हृदय आपका गति छोड़ दे यानी कि उस दिन आपका सब्जी पूरी बढ़ जाएगा। ठीक है, सब्जी पूड़ी से याद आया, आज हमरा एगो जाइला था भोज खा ला मगर जा नहीं पाया। चलिए आगे। आगे कहता है कि मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या टोटल कितनी है? जल्दी से बताइए। 639 मांसपेशी की संख्या जो है 639। और हड्डी के को होता है 206। वयस्क में 206, बच्चा सब में 300 के आसपास में। हाँ ठीक है। चलिए, तो ये क्या कहा कि मांसपेशी में जो है संख्या जो है मांसपेशियों की 639 है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी, ध्यान रख लीजिएगा, ग्लूटियस मैक्सिमस, जो कि कुल्हा की जो मांसपेशी होती है वो सबसे बड़ी मांसपेशी है। फिर कहता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी जो है अस्टेपिडियस है। कौन सा है? अस्टेपिडियस है। सबसे बड़ा ग्लूटियस मैक्सिमस और सबसे छोटा अस्टेपिडियस। तो ये हो गया आपका मसल से संबंधित यानी कि पेशी ऊतक। एक और ऊतक बचा है हमारे पास, वह है तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक यानी कि नर्व टिश्यू। ये क्या कहता है? इसे हम चेतना ऊतक भी कहते हैं। जीवों का तंत्रिका तंत्र इन्हीं ऊतक का बना होता है। ये दो विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है। कौन कौन? तो एक होता है तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन्स, और दूसरा न्यूरोगिलिया। एक न्यूरॉन्स, दूसरा न्यूरोगिलिया। कहता है यह ऊतक शरीर में होने वाली सभी अनैच्छिक एवं ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अनैच्छिक और ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। न्यूरोगिलिया कोशिकाएं मस्तिष्क की गुहा को आस्तरित करता है। न्यूरोगिलिया, ध्यान दीजिएगा, मस्तिष्क की जो गुहा है, ब्रेन की जो गुहा होती है, मसल्स जो होती है, उसको लेयर बनाने का, आस्तरित का मतलब जो है उसको बचाने का काम और लेयर बनाने का काम कौन सी ऊतक करता है? तो तंत्रिका ऊतक का न्यूरोगिलिया कोशिका करता है। जबकि जो ऊतक जो है शरीर में होने वाली सभी अनैच्छिक और ऐच्छिक क्रिया, ध्यान दीजिएगा, अनैच्छिक और ऐच्छिक क्रिया को नियंत्रित करने का काम कौन सा ऊतक करेगा? तो तंत्रिका ऊतक करेगा। नोट में क्या लिखा है कि जन्म के बाद मानव के तंत्रिका ऊतक में कोशिका विभाजन नहीं होता है। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जरा सा कहीं कोई पॉकेट में डाल लीजिएगा इसको, कि जन्म के बाद मानव के तंत्रिका कोशिका में कभी भी कोशिका विभाजन नहीं होता। तंत्रिका ऊतक में जो है यानी कि नर्व टिश्यू में किसी भी प्रकार से जन्म के बाद कोशिका का विभाजन नहीं होता। जो होना रहता है वो जन्म से पहले हो जाता। तो ये था हमारा जंतु ऊतक। जल्दी से एक दो हम प्रश्न पूछेंगे, उसको जल्दी से बताइएगा, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मानव रक्त। बताएंगे कि जो हमारा अग्नाशय है यानी कि आहार नाल है, आहार नाल कैसा ऊतक है? अरेखित ऊतक है। अरेखित ऊतक किसके अंतर्गत आता है? कौन से ऊतक के अंतर्गत? मसल्स टिश्यू के अंतर्गत आता है। जो एपिथेलियल टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू में पोषण किस विधि द्वारा होता है? विसरण के द्वारा होता है। ठीक है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सा है? अस्टेपिडियस। और सबसे बड़का? ग्लूटियस मैक्सिमस। ठीक है। और मांसपेशी की संख्या? 639। 939 कौन बोले जी? 639 बोले। ठीक।
अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो कौन सा संयोजी ऊतक है जो वसा संग्रहित करता है? एडिपो एडिपोसाइट। ठीक नहीं आ रहा है। एडिपोसाइट। एडिपोसाइट जो है वो क्या करता है? सही से सुनाई नहीं दे रहा है। वसा संग्रहित करता है, एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। ये बताइएगा कि जो अस्थि और मसल को जोड़ता है वो कौन कहलाता है, क्या है? टेंडन। टेंडन। बताए होंगे कि 2 बार ट्रिक भी बताए थे, एमबीटी और बीबी मारे लाठी से। बीबी मतलब बोन टू बोन लिगामेंट, है ना? और एमबीटी मतलब एम से मसल, बी से बोन, टी से टेंडन, ठीक ना? तो याद रखिएगा, अक्सर ये सब प्रश्न आते रहता है। चलिए, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया जंतु तक। अब आगे बढ़ते हैं मानव रक्त में, ह्यूमन ब्लड। ये और भी इम्पॉर्टेंट है पॉइंट, यहाँ से और भी समझ में बना के रखिएगा। और बहुत सारा लोग आप लोग को आता भी होगा, समझे की ज़रूरत थोड़े, सब पढ़े लिखे लोग हैं। कोई अनपढ़ भी हैं जी? नहीं ना? इसमें से कितने लोग और रीड और राइट कर सकते हैं। कितने लोग हैं जो साक्षर हैं और कितने लोग निरक्षर हैं? सब साक्षर लोग हैं। चलिए ठीक है, आइए मानव रक्त में आइएगा, ह्यूमन ब्लड में। देखिएगा, कहता है कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। अभी हम लोग संयोजी ऊतक पढ़े थे जंतु ऊतक में, है ना? और वहाँ पर भी हम लोग पढ़े थे कि रक्त और एक और कौन था, जल्दी से बताइएगा, तरल संयोजी ऊतक के अंतर्गत लसिका। लसिका लिम्फ था। हाँ, तो मानव रक्त जो है एक तरह का क्या है, संयोजी ऊतक है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7%, मतलब आपका जितना वजन होगा उसका 7%। मान लीजिए कि आपका वजन 60 kg है, तो 60 का 7% निकाल लीजिए, जो भी होगा उतना आपका खून रहेगा। कितना आएगा जी, निकाल के बताइए तो। 4.2, 4.2 लीटर। हाँ, लगभग 4.5 लीटर जो है आपके शरीर में खून रहेगा। और हम से 1 लीटर 4 लीटर दान कर दीजिएगा तो कुछ होगा ना, दान कर दीजिएगा, ठीक है ना? आगे आइए, कहता है कि रक्त एक क्षारीय विलयन है, मतलब क्षारीय है तो क्या रहेगा, 7 से कम ना, 7 से अधिक। हाँ, क्षारीय बोलता है जो हमारा पीएच स्केल पर 7 जो है मिडिल पॉइंट होता है, 7 से नीचे अम्लीय, 7 से अधिक क्षारीय, बीच वाला उदासीन। तो रक्त क्या है, क्षारीय विलयन है, यानी कि इसका पीएच मान कितना होगा, 7.4 होगा। एक वयस्क मनुष्य में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है। वयस्क मनुष्य यानी कि जो आपका 18 साल के आसपास वाला जो रहेगा, उस समय 5 से 6 लीटर रक्त होता है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में आधा लीटर जो है रक्त कम होता है, ठीक ना? महिला में जो है पुरुष का जितना रहेगा उससे लगभग आधा लीटर कम ही रहेगा। रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाएंगे, एक रहेगा प्लाज्मा, दूसरा रहेगा रुधिराणु, यानी कि प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पोसल्स। यहाँ से अब आपका फिर से बटेगा। सबसे पहला आता है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है, तो ये रक्त का अजीवित तरल भाग है। अजीवित मतलब ये जिंदा नहीं है, ठीक, लिक्विड फॉर्म में है। रक्त का लगभग 60%, ध्यान दीजिएगा, रक्त का 60%, हमारे शरीर का 7% रक्त, और रक्त का 60%, मान लीजिए कि अभी जो हम लोग 60 kg पर निकाले थे तो 4.2 kg था, है ना? 2 लीटर था। 4.2 लीटर का 60% आप निकालिएगा तो आपको फिर से वही लगभग 7% पे आ जाएगा, ठीक है, यानी कि ब्लड का। तो रक्त का लगभग 60% जो है प्लाज्मा होता है। इसका 90% भाग जल, किसका, प्लाज्मा का 90%। ध्यान से समझिएगा, काका की बहुत कन्फ्यूजन करवाता है, अरे ज़्यादा कन्फ्यूजन करवाता है रीजनिंग में, केकर का केकर की, ठीक ना? पढ़े होंगे तो याद होगा। तो ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि प्लाज्मा जो है रक्त का 60%, और प्लाज्मा में भी, प्लाज्मा जो है 90% भाग जल होता है, 7% प्रोटीन होता है, 0.9% लवण होता है, और 0.1% ग्लूकोज होता है। ये सीक्वेंस जो है अंतर जो सब में याद रखिएगा। और कहता है कि शेष पदार्थ बहुत कम मात्रा में होता है। आगे आइए क्या कहता है।
हाँ, आगे है प्लाज्मा के कार्य। प्लाज्मा के कार्य क्या है? तो कहता है पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा द्वारा ही होता है, यानी कि पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। फिर कहता है कि सेरम जो है, जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को सेरम कहेंगे। यानी कि सेरम वो है जो प्लाज्मा का ही भाग है, मगर वह उसमें एक प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा? फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन नाम का प्रोटीन जब प्लाज्मा से निकाल लिए जाते हैं तो ऐसे प्रोटीन को हम सेरम के नाम से, यानी कि ऐसे प्लाज्मा को हम सेरम के नाम से जानते हैं। आगे है हमारा रुधिराणु यानी कि ब्लड कॉर्पोसल्स। ये क्या है? तो ये कहता है रक्त का शेष 40%। अभी हमने प्लाज्मा पढ़ा, प्लाज्मा रक्त का 60%, बचा जो रहा वो 40% रक्त का, 40% ब्लड कॉर्पोसल्स, जबकि रक्त का 60% प्लाज्मा। ठीक है। कहता है कि रुधिराणु को भी 3 भाग में बांटा जाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स, यानी कि लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण और रक्त बिंबाणु के रूप में। लाल रक्त कण देखेंगे क्या कहता है? तो लाल रक्त कण कहता है आरबीसी, यानी कि रेड ब्लड कॉर्पोसल्स। मुख्य जो आपको याद रखना है, इसको याद रखना है इरिथ्रोसाइट। आरबीसी का जो एक अन्य नाम है वह होता है इरिथ्रोसाइट। आर और ई, ठीक है, आर के साथ ई लगा रहेगा तो आपका इरिथ्रोसाइट। क्या कहता है इरिथ्रोसाइट? कहता है स्तनधारियों के लाल रक्त कण उभयावतल होते हैं, इसमें केंद्रक नहीं होता है, यानी कि इरिथ्रोसाइट बोले या आरबीसी बोले या लाल रक्त कण बोले या रेड ब्लड कॉर्पोसल्स बोले, ये सभी के सभी जो है वो एक ही है और एक जो है इसके अंतर्गत केंद्रक नहीं पाया जाता है। अपवाद स्वरूप है ऊँट और लामा, जो कि स्तनधारी है, मतलब कि मैमल्स है, मगर इसमें आरबीसी पाए जाते हैं, तो वो एक एक्सेप्शनल है ऊँट और लामा। लामा जो है ऊँट का ही एक प्रजाति होता है। कहता है आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा, बोन मैरो में होता है। प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 एवं फोलिक अम्ल आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। जल्दी से बताइएगा कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम और फोलिक अम्ल का रासायनिक नाम। फोलिक अम्ल किसका है? जो B12 साइनोकोबालामिन, और फोलिक अम्ल B9 और 11 को हम क्या कहते हैं? फोलिक अम्ल कहते हैं, और B12 को हम साइनोकोबालामिन कहते हैं। ठीक है, चलिए तो ध्यान दीजिए क्या कहा कि आरबीसी का जो निर्माण होगा वो अस्थि मज्जा में होगा, बोन मैरो में, और वही आरबीसी में और क्या क्या बनेगा, निर्माण करने में सहायक होगा। तो प्रोटीन निर्माण करेगा, विटामिन B12 बनाएगा, आयरन बनाएगा और फोलिक अम्ल बनाएगा। नोट में है कि भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण यकृत और प्लीहा में होता है। इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि जो आरबीसी है भ्रूणीय अवस्था, यानी कि जब वो गर्भावस्था में ही है उस समय आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत और प्लीहा में होता है, जबकि वो जब पूर्ण हो जाता है तब वो उसका निर्माण अस्थि मज्जा, बोन मैरो में बनता है। आरबीसी यानी कि इरिथ्रोसाइट का जीवन काल 20 से 120 दिन। इसकी मृत्यु जो है लीवर और स्प्लीन यानी कि यकृत और प्लीहा में हो जाती है। यकृत जो है और प्लीहा को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो इरिथ्रोसाइट है या आरबीसी है, इसकी मृत्यु यकृत और प्लीहा में होता है। यकृत और प्लीहा को आरबीसी का कब्र कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ज़्यादातर जो पूछा जाता है उसमें आरबीसी ही दिया रहता है कि आरबीसी का कब्र किसको कहते हैं? तो प्लीहा को कहते हैं, मगर ध्यान दीजिएगा यकृत को भी कहा जाता है। शायद ये वाला नया ऐड किया है, इसमें पहले अलग से दिया रहता था। कहता है कि इसमें हीमोग्लोबिन होता है, जिसमें हीम नामक एक रंजक होता है, इसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। ग्लोबिन जो है एक प्रकार का लौहयुक्त प्रोटीन है। याद रखिएगा, पूछता है कि ग्लोबिन क्या है, तो एक प्रकार का प्रोटीन है और उसमें क्या पाया जाएगा? तो लोहा पाया जाएगा, Fe पाया जाएगा, फेरस पाया जाएगा। कहता है कि जो ग्लोबिन है लौहयुक्त प्रोटीन है जो ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करने की क्षमता रखता है, यानी कि CO2 और ऑक्सीजन से ग्लोबिन संयोग कर सकता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक हीमैटिन है। याद रखेंगे। आरबीसी का कार्य क्या है? तो शरीर के हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना। आरबीसी का काम क्या बता रहा है कि ऑक्सीजन को ले जाएगा सभी कोशिका में और वहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर लेके आएगा। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर रक्त छीनता यानी कि एनीमिया रोग हो जाता है। याद रख लीजिएगा, एनीमिया किससे होता है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से होता है।
सोते वक्त जो है आरबीसी 5% कम हो जाता है एवं जो लोग 4200 मीटर की ऊंचाई पर रहते हैं उनके आरबीसी में 30% की वृद्धि हो जाती है। और क्या कहता है कि आरबीसी की संख्या जो है हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात किया जाता है। एक बार फिर से इसको समझिएगा। आरबीसी कह रहा है कि जब हम सोए रहते हैं तो आरबीसी की मात्रा जो है 5% कम हो जाता है, लेकिन वैसे व्यक्ति जो 4200 मीटर ऊंचाई पर है यानी कि ऊपर है, पहाड़ वगैरह पे होगा, तो उसमें आरबीसी 30% बढ़ जाएगा। और आरबीसी की संख्या किससे मापा जाता है? तो हीमोसाइटोमीटर, किससे? हीमोसाइटोमीटर से मापा जाता है। नोट में है कि थैलीसीमिया जो है रोग में लाल रुधिराणु नहीं बनते। थैलीसीमिया जो रोग है उसमें लाल रुधिराणु नहीं बनता, तो ये भी याद रख लेना है कि कौन से रोग में लाल रुधिराणु नहीं बनता है। ब्लड कॉर्पोसल्स, रेड ब्लड कॉर्पोसल्स, तो थैलीसीमिया में। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे आते हैं, दूसरा जो है वह है हमारा श्वेत रक्तकण यानी कि डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड कॉर्पोसल्स, और इसको क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट कहते हैं। क्या कहेंगे? ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं। नाम याद रखिएगा। जल्दी से बताइएगा कि लाल रक्त कण को क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट। आर ई बोले थे, आर ई फॉर रे फॉर आर से रेड, ई फॉर इरिथ्रोसाइट। और श्वेत रक्त कण डब्ल्यूबीसी को कहते हैं ल्यूकोसाइट, WL। क्या लिखते हैं? WL। आगे तो श्वेत रक्त कण की बात करें तो कहता है कि आकार और रचना में यह अमीबा के समान होता है। प्रश्न पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा कि वह कौन सा मतलब कि जो ब्लड का पार्ट है या जो ब्लड कॉर्पोसल से जिसकी आकृति या जो उसकी कैरेक्टर जो है वो सभी किस अमीबा के समान है। तो और डब्ल्यूबीसी को याद रखिएगा। और डब्ल्यूबीसी में क्या होता है? केंद्रक पाया जाता है, जबकि आरबीसी यानी कि इरिथ्रोसाइट में केंद्रक नहीं पाया जाता है। इरिथ्रोसाइट में केंद्रक नहीं पाया जाता, मगर दो गो ऐसा जानवर है जिसमें पाया जाता है। कौन सा? ऊँट और लामा। ठीक है, ऊँट और लामा। आगे देखिएगा क्या कह रहा है कि इसका निर्माण जो है अस्थि मज्जा, लिम्फ नोड और कभी कभी यकृत एवं प्लीहा में भी हो जाता है। ध्यान दीजिएगा। डब्ल्यूबीसी जो है इसका निर्माण जो है बोन मैरो, ठीक है, हो गया। लिम्फ नोड, ठीक है, उसके साथ साथ कह रहा है कि यकृत और प्लीहा दोनों में हो जाता है। जबकि आरबीसी जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोग ये पढ़े कि आरबीसी का निर्माण सिर्फ अस्थि मज्जा में है, मगर उसका कब्रगाह मतलब मर कहाँ रहा है? तो यकृत और प्लीहा में। मगर डब्ल्यूबीसी क्या है? ये उल्टा है। डब्ल्यूबीसी कहता है कि हम अस्थि मज्जा में भी रहेंगे, लिम्फ नोड में भी रहेंगे, और ज़्यादा बौखलाएगा तो यकृत में भी आ जाएंगे, प्लीहा में भी आ जाएंगे, मतलब हम सगरो रहेंगे। ठीक है, ये तो नीतीश चचा हो गए जी। केकरो सरकार रहे, केकरो पार्टी रहे, कुर्सी पे हम ही रहेंगे। आज सर चला दिया है। हाँ, ये तो एकदम बिल्कुल डब्ल्यूबीसी जो है नीतीश चचा को याद रख लीजिएगा, ठीक ना। चलिए आगे क्या कहता है कि इसका जीवन काल 2-4 दिन। नीतीश चचा की वैसे रहता है, साल 1.5 साल रहता है फिर पलट जाते हैं। कभी भी जा सकते हैं। हाँ, मतलब वही 4 दिन के चांदनी फिर अंधेरी रात। कभी भी पलट जाएंगे वो। डब्ल्यूबीसी एकदम फिट बैठ गया ना। याद रख लीजिएगा डब्ल्यूबीसी को। नीतीश चाचा, डब्ल्यूबीसी बोले तो नीतीश चाचा। नहीं, ऐसा नहीं याद रखिएगा, मानहानि के केस करवा देंगे नीतीश चाचा, देखिएगा। जैसे वो पिछला बार कोई इलेक्शन में था ना, डीएनए पे बात चल रहा था कि उसका डीएनए खराब है, उसका डीएनए खराब है। इस बार डब्ल्यूबीसी पे चर्चा हो जाएगा हम लोग के कारण। चलिए, कहता है कि इसका मुख्य कार्य जो है शरीर के रोगों के संक्रमण से बचाना है। हाँ, जो डब्ल्यूबीसी है शरीर के रोगों को संक्रमण से बचाना है। इस बार नीतीश चाचा काला पलटी मारे हैं, विपक्ष को बचाना है। प्रधानमंत्री बनने के लिए सर। हाँ, विपक्ष को बचाना है, के लिए सर। पार्टी बचाने के लिए। पॉलिटिक्स जरा एक आगो लाइन और पढ़े दीजिए, और लगता समानता मिलेगा नीतीश चाचा में। देखते हैं क्या कहता अगला लाइन।
कहता है कि डब्ल्यूबीसी का सबसे अधिक भाग न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं का बना होता है। न्यूट्रोफिल्स कणिका रोगाणुओं तथा जीवाणुओं का भक्षण करता है यानी कि ये सब क्या है, रोगाणु और जीवाणु का भक्षण करने का काम क्या करेगा, डब्ल्यूबीसी, है ना। तो ये मिला जुला करके नीतीश चाचा हैं। एक बार फिर से इसको कर देते हैं, नहीं तो फिर आप लोग कन्फ्यूज आ जाइएगा। अब ध्यान से समझिएगा इसको, नीतीश चाचा को भूल जाइए फिलहाल। क्या कहता है, श्वेत रक्त कण यानी कि ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट यानी कि डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड कॉर्पोसल्स। कहता है कि आकार और रचना में ये अमीबा के समान होता है। केंद्रक इसमें मौजूद होता है। इसका निर्माण अस्थिमज्जा, लिम्फ नोड, कभी कभी यकृत और प्लीहा सभी में होता है। जो डब्ल्यूबीसी है इसका जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। मृत्यु रक्त में ही हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, डब्ल्यूबीसी का मृत्यु जो है वो रक्त में हो जाता है, जबकि आरबीसी का मृत्यु जो है वो जाके प्लीहा और यकृत में हो जाता है। इसका कार्य क्या होता है, तो रोगों को संक्रमण से बचाना होता है, मतलब शरीर को बचाना होता है। डब्ल्यूबीसी का सबसे अधिक भाग जो है लगभग 60 से 70% न्यूट्रोफिल्स कणिका का बना होता है, और न्यूट्रोफिल्स कणिका रोगाणु तथा जीवाणु का भक्षण करता है। ये इतना हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा है हमारा ब्लड प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट। ये क्या है, बीपी जो है वो है थ्रोम्बोसाइट, बीपीटी, बीपीटी याद रखिएगा। बीपीटी यानी कि ब्लड प्लेटलेट्स का जो अन्य नाम है वो थ्रोम्बोसाइट है। जल्दी से बताइएगा, आरबीसी का अन्य नाम इरिथ्रोसाइट, और डब्ल्यूबीसी का अन्य नाम, डब्ल्यूबीसी का अन्य नाम ल्यूकोसाइट। आप भूलिएगा नहीं, बहुत बार रिपीट करवा दिए। चलिए, कहता है कि रक्त बिंबाणु यह केवल मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों में पाया जाता है। ये किस में पाया जाएगा, मनुष्य एवं अन्य स्तनधारी के रक्त में पाया जाता है। इसमें केंद्रक नहीं होता है। रक्त बिंबाणु में भी केंद्रक नहीं, आरबीसी में भी केंद्रक नहीं। ये दोनों भाई भाई है, ठीक है। आरबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स ये दोनों में केंद्रक नहीं होता है। इसका निर्माण कहाँ हो जाएगा, अस्थिमज्जे में हो जाएगा, जैसे आरबीसी का निर्माण होता है अस्थिमज्जा में, ठीक है। इसका भी जीवन काल 3 से 5 दिन। इसकी मृत्यु प्लीहा में, ध्यान दीजिएगा, अब समानता हम आपको दिखा रहे हैं, देखिएगा। आरबीसी जब हम पढ़े तो उसका निर्माण अस्थिमज्जा, डब्ल्यूबीसी हम पढ़े तो सगरो, अस्थिमज्जा, यकृत, प्लीहा, लिम्फ नोड सगरो। फिर रक्त बिंबाणु जब हम पढ़े तो इसका निर्माण प्लीहा। आरबीसी जब हम पढ़े तो उसकी मृत्यु यकृत और प्लीहा में। डब्ल्यूबीसी हम पढ़े तो उसकी मृत्यु रक्त में, जबकि रक्त बिंबाणु का मृत्यु जो है प्लीहा में जाके होता है। तो समानता याद रखिएगा। आगे कहता है कि इसका मुख्य कार्य रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, यानी कि रक्त जो है उसको थक्का बनाता कौन है, तो रक्त बिंबाणु बनाता है। नोट में है कि डेंगू ज्वर के कारण मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। ये सबको पता ही होगा। डेंगू ज्वर किसके काटने से होता है, कुत्ता के, हैं? मच्छर के काटने से होता है। चलिए, अब आगे है रक्त के कार्य पे आते हैं। क्या काम करता है ज़रा इसको देखें, ज़रा समझिएगा यहाँ पर ध्यान से। देखिए, कहता क्या है, रक्त के कार्य कि शरीर के ताप को नियंत्रण तथा शरीर को रोगों से रक्षा करना किसका काम है, किसका काम है, तो वो है आपका रक्त का। शरीर के वातावरण को अस्थायी बनाए रखना तथा घाव को भरना, ये भी रक्त का काम है। रक्त का थक्का बनाना, ये भी रक्त का काम है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पचा हुआ भोजन, उत्सर्जित पदार्थ और हार्मोन का संवहन करना, मतलब ढोना, ये सभी काम भी रक्त का है। लैंगिक वर्ण में सहायता करना एवं अंगों में सहयोग स्थापित करना, यह भी रक्त का काम है, ठीक है। लैंगिक बरन का मतलब हो गया सेक्सुअली संबंध बनाते समय जो क्रियाएं होती है उसके लिए जो रक्त का काम है वो ये भी यहाँ पर करता है, लैंगिक बरन में सहायता करना और अंगों में सहयोग स्थापित करना, ठीक है। आगे है रक्त का थक्का बनना। ये प्रक्रिया कैसे होता है, जो ये प्रक्रिया में 2-3 गो पॉइंट आपका ध्यान रखना होगा। वो देखिएगा क्या क्या प्रक्रिया है। जो 3 महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया दिया है यहाँ पर, कौन कौन सा, थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम प्लस आयन मिलेगा तो थ्रोम्बिन बनेगा। ध्यान से, थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस में प्रोथ्रोम्बिन और उसके साथ में जब हम कैल्शियम को मिला देते हैं तो थ्रोम्बिन बनता है। उसी थ्रोम्बिन में जब हम फाइब्रिनोजेन को मिलाते हैं तो फाइब्रिन बनता है, और जब फाइब्रिन में ब्लड कॉर्पोसल्स मिल जाता है तब ब्लड का थक्का बन जाता है, रक्त क्लॉट हो जाता है।
बात समझ में आया? यानी कि रक्त का थक्का बनने के क्रम में कहाँ कहाँ से ये गुजर के जाता है, जो आपको समझना। कौन कौन सा? सबसे पहले आता है हमारा थ्रोम्बोप्लास्टिन, उसके बाद प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन के बाद प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन जो है वो कैल्शियम आयन के साथ मिलेगा, और कैल्शियम आयन के साथ मिलने के बाद वो बन जाता है थ्रोम्बिन। उसी थ्रोम्बिन को फिर से जब हम फाइब्रिनोजेन के साथ क्रिया करा देते हैं तो फाइब्रिन बन जाता है, और फाइब्रिन को जब हम ब्लड प्लेटलेट से का संबंध बना देते हैं तब ब्लड जो है हमारा क्लॉट हो जाता है, यानी कि जम जाता है। यानी कि हमारे शरीर में जो ब्लड है, शरीर में नहीं मतलब शरीर के बाहर जब ब्लड निकलता है तब, शरीर के अंदर ब्लड जमता नहीं है। क्लियर? कहता है कि रुधिर प्लाज्मा के प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजिन का निर्माण यकृत में विटामिन के की सहायता से होता है। रुधिर प्लाज्मा के प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजेन, ध्यान दीजिएगा, प्रोथ्रोम्बिन जो कि पहली अवस्था में मिल रहा था और फाइब्रिनोजेन जो कि दूसरी अवस्था में मिल रहा था, इसी का निर्माण यकृत में विटामिन के की सहायता से होता है। विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। रक्त का थक्का 2 से 5 मिनट में बन जाता है, और रक्त को थक्का बनाने में जो प्रोटीन पाया जाता है वो कौन सा प्रोटीन है? फाइब्रिनोजेन प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन? फाइब्रिनोजेन प्रोटीन है। तो ये इतना रक्त का थक्का बनने। विटामिन के का रासायनिक नाम बताइएगा। फिलोक्विनोन, ठीक है, चलिए, हाँ फिलोक्विनोन, तो ये इतना याद रखिएगा। कहते हैं आगे देखिएगा है मनुष्य के रक्त वर्ग, ब्लड ग्रुप। इसमें कुछ कुछ चीज़ आपको एंटीजन एंटीबॉडी में कन्फ्यूजन रहेगा, वो देखिएगा, बताएंगे अभी। कहता क्या है कि रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 ईस्वी में किया था। 1930 में इसको नोबेल पुरस्कार मिला। 1930 में अपने यहाँ भी किसी को मिला है नोबेल पुरस्कार? बताइए तो जल्दी से। सीवी रमन को, भौतिकी के क्षेत्र में, ठीक है। तो ये क्या कहा कि रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 में किया था और 1930 में इसको नोबेल पुरस्कार मिला। मनुष्यों के रक्त की विभिन्नता का मुख्य कारण लाल रक्त कण में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसे एंटीजन कहते हैं। क्या कह रहा है कि जो मनुष्य के रक्त का जो वर्ग है ये अलग अलग काहे होता है? तो काहे, क्योंकि इसमें इरिथ्रोसाइट यानी कि आरबीसी जो है उसमें एक प्रोटीन पाई जाती है, उस प्रोटीन का नाम है ग्लाइकोप्रोटीन, और ग्लाइकोप्रोटीन जो पाया जाता है आरबीसी में उसी को हम एंटीजन कहते हैं। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आगे अभी और बढ़ेंगे उसके बाद बताएंगे। कह रहा है एंटीजन 2 प्रकार के, एगो ए और एगो बी, ठीक है। एंटीजन या ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के आधार पर मनुष्य के 4 वर्ग में रुधिर बांटे गए। तो यहाँ पर 3 लाइन जो था वो तीनों याद रखना। सबसे पहला कि जो एंटीजन निर्माण होता है वो किस प्रोटीन के कारण निर्माण होता है? तो ग्लाइकोप्रोटीन के कारण निर्माण होता है। एंटीजन के निर्माण करने में ब्लड कॉर्पोसल्स का कौन सा हिस्सा भाग लेता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या ब्लड प्लेटलेट्स? तब हम कहेंगे आरबीसी, ठीक है। और जब आरबीसी में ही ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति हो जाए तो वह एंटीजन कहलाता है। और एंटीजन के कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। और उसी एंटीजन में जो मौजूद ग्लाइकोप्रोटीन होता है, यानी कि एक तरह से आरबीसी जो होता है, यानी कि एक तरह से जो इरिथ्रोसाइट होता है, उसके कारण हमारे शरीर में जो वर्ग है ब्लड का वो मुख्यतः 4 प्रकार से बांटा गया। क्या क्या है? तो देखिएगा, कहता है कि जिनमें एंटीजन ए होगा वो ए वर्ग कहलाएगा, जिसमें बी होगा वो बी कहलाएगा, ए और बी जो दोनों होगा वो ए बी कहलाएगा, और जिसमें दोनों में से कोई एंटीजन नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, कोई एंटीजन नहीं होगा वो ओ कहलाएगा। यहीं पर प्रश्न फंसता है हमारा। जब ओ और ए बी की जब चर्चा आता है तो पूछा जाता है हमसे प्रश्न कि किस ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं पाया जाता? तो जिसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है वो हमारा ओ कहलाता है, और जिसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है वो हमारा ए बी कहलाता है। यहीं पर आपसे एक और प्रश्न घूम के आ जाएगा कि वो ग्रुप में एंटीजन होता है कि एंटीबॉडी होता है?
तो ओ में एंटीबॉडी होता है जबकि ए बी में एंटीजन होता है। तो ये दोनों डिफरेंस याद रखिएगा, बेहतरीन काम करेगा। आइए यहाँ पर बॉक्स में आपका दे दिया है कि रुधिर के 4 वर्ग के साथ एंटीबॉडी का वितरण। एक तरफ आपका रुधिर वर्ग है, दूसरे तरफ जो है एंटीजन है यानी कि लाल रुधिर कणिका है, और दूसरे तरफ एंटीबॉडी है। ये एंटीबॉडी कहने का मतलब प्लाज्मा है। यहाँ पर जो है आपका सब कॉमन, लगभग सब याद रहेगा कि ए वर्ग में केवल ए एंटीजन होगा और एंटीबॉडी केवल बी होगा। बी ग्रुप में बी होगा एंटीजन, ए होगा एंटीबॉडी यानी कि उसका अपोजिट, स्मॉल में रहता है, स्मॉल में डिनोट किया जाता है अपोजिट। ए बी में एंटीजन रहेगा, एंटीबॉडी नहीं रहेगा। ए बी में एंटीजन तो रहता है, एंटीबॉडी नहीं होता है, जबकि ओ में एंटीजन नहीं होता है, एंटीबॉडी होता है। और एंटीबॉडी का कौन सा, ए और बी दोनों होता है। तो इस तरह के दोनों डिफरेंस आपको ए और ओ का मुख्य रूप से एंटीजन और एंटीबॉडी का कन्फ्यूजन जो है उसको दूर रखना है। आगे कहता है किसी एंटीजन की अनुपस्थिति में एक विपरीत प्रकार की प्रोटीन रुधिर प्लाज्मा में पाई जाती है, इसको एंटीबॉडी कहते हैं। क्या कह रहा है कि किसी एंटीजन की अनुपस्थिति में एक विपरीत प्रकार की रुधिर प्लाज्मा में पाई जाती है प्रोटीन, उसी प्रोटीन को हम एंटीबॉडी कहते हैं। यानी यहाँ से एक चीज़ और हमको समझ में आ रहा है कि एंटीजन और एंटीबॉडी ये दोनों जो है एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, जिसमें एंटीजन जो है आरबीसी के कारण ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में जाना जाता है, जबकि एंटीबॉडी जो है एंटीजन की अनुपस्थिति में जब उल्टा काम करने लगता है, प्रोटीन जो रुधिर प्लाज्मा में पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, एंटीबॉडी कहते हैं। और एंटीबॉडी भी दो प्रकार के, अल्फा मतलब स्मॉल में है एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी के रूप में। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिएगा, हम समझा देंगे फिर से। नहीं है, चलिए अब आगे है रक्त का आदान यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये क्या होता है देख लीजिए। कहता है कि एंटीजन ए एवं एंटीबॉडी ए दोनों समान है, स्मॉल और कैपिटल लिखा हुआ सिर्फ अंतर है और कुछ नहीं। एंटीजन ए, एंटीबॉडी ए, एंटीजन बी, एंटीबॉडी बी एक साथ नहीं रह सकता। मतलब कहना ये चाह रहा है, अगर आपने अभी ऊपर के बॉक्स को पढ़ा और देखा होगा, वहाँ पर आप देखिए बॉक्स में लिखा है कि जहाँ पर एंटीजन और कैपिटल ए वाला ए है वहाँ पर एंटीबॉडी के रूप में बी है। यानी कि हम सीधा सा स्मॉल और कैपिटल के लफड़ा में ना फंस करके हम सीधा सा एक लाइन में ये याद कर लें कि जो रहेगा उसके विपरीत रहेगा। एंटीबॉडी ए रहेगा तो एंटीजन बी रहेगा, एंटीजन बी रहेगा तो एंटीबॉडी ए रहेगा। ऐसा याद रहेगा। वही नीचे आपको डिटेल में सिर्फ बता दिया। कहता क्या है कि एंटीजन ए एवं एंटीबॉडी ए, एंटीजन बी, एंटीबॉडी बी एक साथ नहीं रह सकते। ऐसा होने पर ये आपस में मिलकर के अत्यधिक चिपचिपे हो जाएंगे, जिससे रक्त नष्ट हो जाएगा। रक्त नष्ट हो जाएगा तो इसे रक्त का क्या बोलते हैं, अभिश्लेषण यानी कि एग्यूलेनेशन कहते हैं। यानी कि अतः रक्त आधान में एंटीजन तथा एंटीबॉडी का ऐसा तालमेल करना चाहिए जिससे रक्त का अभिश्लेषण ना हो सके। यानी कि इसलिए अक्सर क्या होता है, यानी कि जो हमारा जो ब्लड चढ़ाया जाता है वो एक दूसरे के विपरीत चढ़ाया जाता है। जिस समय अगर गलती से भी अगर दे दिया जाए एक ही एंटीबॉडी और एक ही एंटीजन के रूप में, तो सेम एंटीबॉडी और सेम एंटीजन दे दिया जाएगा तो ब्लड जो है क्लोटिंग कर जाएगा और वो फिर क्या होगा, ब्लड अंदर जमना शुरू हो जाएगा, और जमना शुरू हो जाएगा फिर तो आपको पता ही है ना। आगे कहता है कि रक्त समूह ओ को सर्वदाता कहते हैं, यानी कि यूनिवर्सल डोनर। डोनर मतलब सबको दान करे वाला, दाता मतलब सबको देने वाला। जो कहता है कि रक्त समूह ओ को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। क्या नहीं होता है, एंटीजन नहीं होता है। वही रक्त समूह ए बी को हम यूनिवर्सल रिसिप्टर कहते हैं, सर्वग्राहिता कहते हैं, मतलब भिखारी है ये सभ्य से लेता है। और इसमें क्यों लेता है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं होता है। ओ को डोनर कहेंगे, इसलिए कहेंगे क्योंकि उसमें एंटीजन नहीं होता है। मतलब एंटीजन मतलब जानते हैं,
जैसे हम लोग ये कहते हैं कि अगर कोई जन नहीं है, मतलब कि कोई बाल बच्चा नहीं है, तो जिसका बाल बच्चा नहीं रहेगा वो अपना धन संपत्ति क्या करेगा, दाने कर देगा। तो सर्वदाता कौन है, वो है। और वो है काहे वो दान कर रहा है, काहे कि अगर कोई जन नहीं है, खाई पिए वाला कोई रहबे नहीं करेगा तो क्या करेगा, दान कर देगा, है ना। तो वहाँ से भी रिलेट कर सकते हैं। अगर कभी एग्जाम में फंस जाए ऐसा कि किस में एंटीजन किस में एंटीबॉडी, तो किसी को रियलाइज कर लीजिएगा और दान दून करके निकल जाइएगा। एंटीजन मतलब सबके दान करे वाला ओ, ठीक है। और एंटीबॉडी मतलब कोई ना कोई अगर बॉडी पार्ट रहबे करेगा, उत्तराधिकारी, बाल बच्चा, बेटा बेटी, तो काहे ला दान करेगा, नहीं करेगा। तो एंटीबॉडी ए बी में नहीं है, उसका एंटीजन है। तो वहाँ से रिलेट कर लीजिएगा, ओ का एंटीजन नहीं है, ए बी का एंटीबॉडी नहीं है। अब आपको याद रहना चाहिए, नहीं याद रहेगा तो अब आपकी गलती है, हमें कुछ नहीं कर सकते। आइए, कहता है आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर क्या है, तो ये 1940 में लैंड स्टीनर और बीनर जो है, इसने रुधिर में एक अन्य प्रकार के एंटीजन का पता लगाया। ये क्या है, एक प्रकार का अलग एंटीजन है ना। इन्होंने रीसस बंदर में इस तत्व को पाया था, इसलिए इसका आरएच फैक्टर का नाम ये रीसस फैक्टर, ठीक है। आरएच फैक्टर का पूरा नाम होता है रीसस फैक्टर, यानी कि उसी पर नाम रखा हुआ है। जिन व्यक्तियों के रक्त में यह तत्व पाया जाता है उनका रक्त जो है आरएच सहित यानी कि आरएच पॉजिटिव, और जिसमें नहीं पाया जाता उसे आरएच रहित यानी कि आरएच निगेटिव कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या है, आगे कहता है कि रक्त आधान के समय आरएच फैक्टर की भी जांच की जाती है। आरएच पॉजिटिव को आरएच पॉजिटिव रक्त और आरएच निगेटिव को आरएच निगेटिव ही दिया जाता है। अगर थोड़ा सा भी प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन बिगड़ा मतलब कि सारा काम खत्म। यदि आरएच फैक्टर रक्त वर्ग का रक्त आरएच माइनस रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को दे दिया जाता है तो प्रथम बार कम मात्रा होने के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु दूसरी बार इसी प्रकार रक्तदान कर दिया जाए तो अभिश्लेषण हो जाएगा और आरएच माइनस वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगा। पहला बार में अगर डोज कम है तो चलो भैया किसी तरह से निपट लेगा, और फिर ज़रूरत पड़ गया भविष्य में कि फिर से इसको ब्लड चढ़ाना है, और फिर से वही बकलोल डॉक्टर के पास लेके चले गए, और वो डॉक्टरवा को अगर पता रह गया, पहचान बन गया, एक आध सप्ताह में उसके हॉस्पिटल में रहता है, और दूसरा बार गया या फिर से कहिएगा कि हमारा खून चढ़ा दे, तो कहेगा अरे पिछला बार तो तोरा यही बोला तो चढ़ैलू है, फिर से चढ़ा दिए। तो इस बार वो खून चढ़ाएगा, आप चढ़ जाइएगा ऊपर यमराज के सिंहासन पे, ठीक है। तो ये आरएच फैक्टर का भी जांच करवाते रहिएगा, ब्लड लेने देने जाइए तब भी इसका जांच करा लीजिएगा। आइए, आगे कहता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। क्या है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। इरिथ्रो से याद है, इरिथ्रोसाइट किसको कहते हैं, आरबीसी के डब्ल्यूबीसी, आरबीसी को क्या कहेंगे, इरिथ्रोसाइट कहते हैं। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर क्या करें कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहता है यदि पिता का रक्त आरएच प्लस हो, माता का आरएच माइनस हो, तो जन्म लेने वाले शिशु की जन्म से पहले गर्भावस्था में या जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है, और ऐसा प्रथम संतान के बाद ही संतान होने पर होता है। वही प्रक्रिया जो ऊपर में अभी हम पढ़े कि पहली बार अगर आरएच पॉजिटिव को आरएच निगेटिव वाला खून दे दिया जाए तो पहली बार में उतना दिक्कत नहीं होगा, मगर दूसरा बार फिर से वही क्रिया हो जाए तो मृत्यु हो जाता है। जो यही प्रक्रिया कहा कि अगर कोई भी जो पेरेंट है ना, पति पत्नी, उसमें अगर पति का जो ब्लड है वो आरएच प्लस है, या फिर महिला का ही या पत्नी का ही आरएच माइनस हो और एक का प्लस हो, यानी कि किसी में से एक का एक दूसरे का अपोजिट हो, तो पहला संतान जो रहेगा वो सुरक्षित रहेगा, मगर दूसरा संतान अगर इसी प्रक्रिया से आ जाए तो उसकी तुरंत मृत्यु हो जाएगा। तो यह भी एक कारक है बच्चों के मृत होने का, ठीक है। इसलिए जब भी पति पत्नी बन जाइए उसके बाद अपना दोनों ब्लड चेक करवा लीजिएगा, आरएच प्लस माइनस, उसके बाद संतुष्टि से आगे का काम जारी रखना है। आइए, आगे कहता है कि माता एवं पिता के रक्त समूह के आधार पर बच्चों के संभावित रक्त समूह, ये रक्त समूह है, इसको आप लोग बॉक्स को आराम से ध्यान से 1-2 बार 4 बार पढ़िएगा, बेहतरीन याद होगा, हमारा पढ़ावे से कुछ नहीं होगा। देखिए क्या कह रहा है, एक और हम बता देते हैं, इसमें कुछ चीज़ समझिएगा।
सबसे पहले जो आपको दिया है ओ और ओ का मतलब ये है माता और पिता का समूह, उससे बच्चों के संभावित रक्त समूह और बच्चों के असंभावित रक्त समूह। तो ध्यान दीजिएगा, ये इसमें कुछ चीज़ें जो है आपको एकदम डायरेक्टली याद रहेगा, एकागो जो है याद रखने वाला है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला हम पहले पीछे पढ़ चुके ओ के बारे में। ओ जो है उसमें एंटीजन नहीं होता, यानी कि हम आपको बता दिए कि अगर कोई बाल बच्चा नहीं है, और जब बाल बच्चा नहीं है तो इसका कोई भी असंभावित ग्रुप भी नहीं बनेगा, यानी कि ओ के बाल बच्चा का जो ब्लड समूह रहेगा वो ओ ही रहेगा। क्लियर। दूसरा है ओ और ए, तो ओ ऑलरेडी उसका कोई बाल बच्चा नहीं है, और ए है, ए जो है और ओ है, तो यानी कि ये दोनों मिलकर के ही रहेगा, तो यानी कि ये दोनों ही रहेगा, बाकी दूसरा किसी का एंट्री नहीं देगा। तीसरा ओ बी है, सेम वही रहेगा, ओ और बी का कॉम्बिनेशन रहेगा तो बच्चा या तो ओ रहेगा या बी रहेगा, ए और ए बी नहीं रहेगा। ये भी आपको याद करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चौथा ओ और ए बी है, यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन होगा। ओ और ए बी ग्रुप के जब दो पेरेंट रहेंगे माता पिता, तो उसका जो बच्चा रहेगा वो ए और बी, ए बी नहीं, ए और बी ग्रुप के बनेंगे। ओ का वहाँ पर कोई संबंध नहीं रहेगा, क्योंकि ओ का कोई बाल बच्चा है नहीं, ए बी का बाल बच्चा है, तो ए बी जो है वही टूट करके दो भाग में बढ़ जाएगा। ए के संतान या तो ए रहेगा या फिर बी रहेगा। ओ और ए बी के कॉम्बिनेशन में ओ और ए बी डायरेक्टली नहीं बनता है, एक नए संतान की उत्पत्ति हो जाती है जो कि ए और बी के रूप में जाना जाता है। अगला है ए और ए और ए है, तो ए और ए तो रहेगा ही, जो जिसका है उसका तो रहेगा। ए को उसके साथ शामिल कौन हो जाता है, ओ शामिल हो जाता है, जैसा भी हम ऊपर भी पढ़े कि ओ और ए के साथ जो है ओ और ए बनता है, उसी प्रकार से ए और ए के साथ ए और ओ बनेगा। बी का कोई भी संबंध नहीं रहेगा और न ए बी का संबंध रहेगा। फिर है ए और ए बी है, यानी कि इसमें ओ का कोई रिलेशन नहीं रहेगा, बाकी ए बी और ए बी बन जाएगा। बी और बी रहेगा तो बी और बी रहेगा, तो बी तो रहना ही है, ओ इसके साथ रहेगा, बाकी और कोई नहीं रहेगा, ए का कोई संबंध नहीं, यानी कि ए नहीं रहेगा तो ना तो ए बी रहेगा, ये भी आप यहाँ से तोड़ सकते हैं। फिर बी और ए बी है, यानी कि यहाँ पर ओ तो बिल्कुल साइड हो जाएगा, बाकी तीन वो रहेगा। और उसके बाद बचा ए बी और ए बी, तो ए बी ऑलरेडी जानते हैं कि ओ का दुश्मन है, यानी कि ओ तो संभव है ही नहीं, बाकी जो बच गया वो सभी रहेगा। ये समझ गए ब्लड ग्रुप निकालने के लिए। किन्हीं को दिक्कत होता है ब्लड ग्रुप निकालने में? किन्हीं को दिक्कत होगा तो बता दीजिएगा, किसी दिन आराम से फुर्सत में बता देंगे इसको। बोलिए। तो ये ब्लड ग्रुप के साथ साथ ये ब्लड भी ख़त्म और ये चैप्टर 8 भी समाप्त है ना। हाँ, उम्मीद करेंगे समझ गए होंगे सब कुछ, जितना संभव था उतना समझा दिए इधर जंतु उत्तक के बाद, जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, इसलिए इस पर थोड़ा समय भी ले लिया और ज़्यादा प्रेशर से हम आपको समझा भी दिए, क्या है कि ये सब जो है अक्सर पूछते रहता है और हमारे पास नज़र में घूमते रहता है, इसलिए। बाकी रह गया आपका अगला चैप्टर है मानव शरीर के तंत्र, इसको भी थोड़ा सा समझ करके ही पढ़ा देंगे ताकि क्लियर हो जाए। एक दो बार तो और पढ़े भी होंगे, और जो लोग साइंस वाला क्लास किए होंगे उनको बेहतरीन समझ में बस रिकॉल हो जाएगा उनका, और बेहतरीन समझ में रह जाएगा, ठीक ना। तो इसको यहीं पर रखेंगे, मिलते हैं अगले क्लास में। अभी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लोग शेयर लाइक कीजिए, हमारे पढ़ाने का तरीका समझ में आता है तो आप लोगों का एक जो स्पेशल बैच जो हम लोग डायरेक्टली करते हैं, ये तो आपका रिकॉर्डेड वीडियो मिल गया, हम लोग अलग से भी क्लास करते हैं कराते हैं, तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। बेसिक जानकारी और आपको विस्तार से इसी नंबर पे मिल जाएगा 7654957719 पे। तो अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।